चालू हो गया चालू। तो देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपने पास ग्रांट्स के बारे में बहुत सारी बातें करी थी। सिर्फ एक ग्रांट का हमने डिस्कशन नहीं किया था, ग्रांट फॉर पीपीई। अगर मान लीजिए आपको किसी एसेट के लिए ग्रांट मिलती है जिसके अंदर आप कोई एसेट बाय करेंगे, यू विल परचेज एनी प्लांट एसेट पीपीई इंक्लूडिंग मेजर रेनोवेशन। आप उसकी मेजर रेनोवेशन कर रहे हैं तो क्या वो भी हमारे लिए पीपीई में आ जाएगा? वो भी हमारे पास पीपीई में आएगा। तो इन ग्रांट्स को ट्रीट करने के दो मेथड आपके पास अलाउड हैं। दो मेथड कौन कौन से हो गए? एक मेथड हमारे पास हो गया नेट मेथड और एक मेथड हो गया हमारे पास ग्रॉस मेथड। अगर नेट मेथड की बात करें तो नेट मेथड में जब हम ग्रांट को रिसीव करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है? हम ऐसी स्थिति में अपने एसेट को रिड्यूस कर देते हैं। वी शो एसेट एट रिड्यूस्ड अमाउंट। उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? हम अपने पास पहले तो ग्रांट रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी। फिर उसके बाद हम प्लांट खरीदते हैं तो एंट्री बनती है प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर हम अपने पास जो डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी है उसे कहां ट्रांसफर कर देते हैं? हम उसे अपने प्लांट के अंदर कम कर देते हैं। इससे आपका प्लांट नेट अमाउंट का हो जाता है। यहां पर आकर हमने एक बात कही थी कि अगर आपका एसेट नेगेटिव हो जाए, अगर आपका एसेट नेगेटिव हो जाए तो आपको तब भी उसे शो करना पड़ेगा। किस पर शो करना पड़ेगा? एट नॉमिनल वैल्यू। और ऐसे केसेस में आप उसको कैपिटल रिजर्व के साथ शो करेंगे और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। और इसी पर एक बच्चे ने पूछा था, सर अगर एसेट नेगेटिव नहीं होता, जीरो हो जाता है, तब भी क्या यही ट्रीटमेंट होगा? द आंसर इज यस, तब भी यही ट्रीटमेंट होगा। फिर हमने आपसे कहा कि हम अपने एसेट को जब डेप्रिशिएट करेंगे लेटर ऑन, तो हमारे एसेट की डेप्रिसिएशन जो आएगी वो किस पर आ रही होगी? डेप्रिसिएशन एट नेट वैल्यू। भाई आपने अपने पास जो प्लांट लिया था उस प्लांट के अंदर जो नेट वैल्यू है इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो हमारे पास ये सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है अंडर नेट मेथड। यदि यही ग्रांट कल को रिफंड हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ग्रांट रिफंड हो गई तो मौज हो गई, आपको कुछ इसमें ज्यादा मत्थापच्ची करनी नहीं है। क्या ये वापस एसेट में या पीपीई में डेबिट हो जाएगा? पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका मतलब इसका रिफंड बहुत सिंपल है। इसका रिफंड जो है बहुत सिंपल है। एक बच्चे ने कहा ये पहले लायबिलिटी में क्यों आया? क्योंकि जब तक आप प्लांट नहीं लेते तब तक वो आपकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, जब आप रिफंड कर देते हैं तो पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी अमाउंट आपने रिफंड किया, रिफंड का अमाउंट हो सकता है बराबर हो या कम ज्यादा भी हो सकता है। इसमें एक इश्यू आता है, क्या आता है? द डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस। ध्यान दें, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस। मतलब आप अपनी डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे वो आप प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर लगाएंगे। तो इसमें हमारे पास प्रोस्पेक्टिव पर जब लगाना है तो जो भी आपके एसेट का कैरिंग अमाउंट है, हम उस कैरिंग अमाउंट में ऐड कर देंगे रिफंड, और रिफंड को ऐड करने के बाद जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है, जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है, इस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एट द जो भी ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस। यहां पर आकर एक मुद्दा आता है कि क्या हमारे पास डेप्रिसिएशन टिल रिफंड ओल्ड वैल्यू पर लगनी चाहिए और डेप्रिसिएशन आफ्टर रिफंड रिवाइज्ड वैल्यू पर लगनी चाहिए? द आंसर इज यस। कायदे से तो यह तरीका है कि जब आप रिफंड कर रहे हैं, रिफंड तक की डेप्रिसिएशन क्या होगी? ओल्ड वैल्यू पर आएगी। फिर रिफंड के बाद जो रिवाइज्ड वैल्यू आएगी उस पर बाद वाले पीरियड की डेप्रिसिएशन आएगी। लेकिन ऐसा इंस्टीट्यूट ऑल क्वेश्चंस में करता नहीं। ICAI डज नॉट फॉलोज इन ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट, कौन से क्वेश्चन में उसने ऐसा कर रखा है? क्वेश्चन 32 में उसने ऐसा कर रखा है। तो हमने आपसे कहा
कि आप ऐसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। स्टिल दिस इज करेक्ट मेथड एंड कैन बी डन। हमारे पास, आपको ये भी मैंने बता दिया, क्वेश्चन 38 में ICAI ने क्या दोनों मेथड फॉलो कर रखे हैं? उसने दोनों मेथड फॉलो कर रखे हैं। वो कह रहा बच्चा कोई भी कर ले, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बात मुझे पहले नहीं पता थी, मैंने भी आपके सामने जब चेक किया तो मुझे भी पता चला। मैंने कहा हमारे ग्रॉस मेथड में क्या होता है। जब ग्रॉस मेथड की बात करते हैं तो हम अपने एसेट को अलग ट्रीट करते हैं और ग्रांट को हम अलग ट्रीट करते हैं। एसेट को लेने की एंट्री क्या बन जाएगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ग्रांट आपने ली तो एंट्री क्या बन गई? टू डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी। और डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी बेसिकली कहां जाती है? ये करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में शो हो जाती है। मुझे ये बताओ, क्या ये एसेट नॉर्मली डेप्रीशिएट होता रहेगा जैसे होता था? ये नॉर्मली डेप्रीशिएट होता रहेगा, इसमें कोई और ट्रीटमेंट नहीं होता है, यानी इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या रिफंड पर भी आप उसके बाद कोई नो इफेक्ट होता है? रिफंड पर भी इसके अंदर नो इफेक्ट होता है। रिफंड नो इफेक्ट ऑन पीपीई। पीपीई के साथ आपका कोई लेना देना इसमें है ही नहीं। इसमें हम डेफर्ड ग्रांट को हम क्या करते हैं? क्या डेफर्ड ग्रांट को हम अपने पास अमॉर्टाइज करते हैं? हां, अमॉर्टाइज करते हैं तो कहां डाल देते हैं? इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। क्या ये एंट्री धीरे 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 डेफर्ड ग्रांट टू P&L की एंट्री करवाती रहती है? ये एंट्री धीरे 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 ये एंट्री हमारे पास ट्रांसफर करती रहती है। यहां पर भी क्या रिफंड आ सकता है? यहां पर भी रिफंड आ सकता है। अगर यहां रिफंड आता है तो हम एंट्री क्या डालते हैं? बैलेंस इन डेफर्ड ग्रांट। जो बचा हुआ डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस है वो डेबिट कर देते हैं, क्योंकि आपने क्रेडिट ये किया था। whatever has been debited वो चला गया, whatever is left हम उसको अपने पास ट्रांसफर कर देते हैं। whatever amount is paid ये हमने यहां डाल दिया, और बैलेंसिंग फिगर उसे क्या बोल देते हैं? P&L। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है, हम उसको यहां ट्रांसफर कर देते हैं। क्या ये मेरे पास एसेट को अफेक्ट करता है? ये पॉइंट मेरा एसेट को अफेक्ट नहीं करता है। तो हमारे क्वेश्चंस में ये भी चीज आपको देखने को मिली। हमने इसके अलावा आपको बताया कि आपके कुछ डिस्क्लोजर्स भी होते हैं जो आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि बताओ क्या डिस्क्लोजर किए जाते हैं। हमें अपनी गवर्नमेंट ग्रांट की रिकॉग्निशन पॉलिसी बतानी चाहिए। व्हाट इज रिकॉग्निशन पॉलिसी? कि हम ग्रांट को कैसे ट्रीट करते हैं, ये हमें नोट्स में लिखना चाहिए कि हम एसेट की ग्रांट को ऐसे ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस की ग्रांट को ऐसे ट्रीट करते हैं, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट को ऐसे करते हैं। दिस शुड बी डिस्क्लोज। क्या ये रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज यस। तो जो भी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई, क्या ये डिस्क्लोज करने भी जरूरी होते हैं? द आंसर इज यस। किसकी रिक्वायरमेंट है? एएस की रिक्वायरमेंट है टू डिस्क्लोज इट। यदि आपकी ग्रांट रिफंड हो गई है तो आपको क्या उसके रीजन भी बताने पड़ते हैं कि भाई क्यों रिफंड हो गई, कैसे रिफंड हो गई। ग्रांट रिफंड हो गई तुम्हारे से, ग्रांट सरकार से लेनी बड़ी मुश्किल है, तुमसे सरकार वापस ले गई, तो कैसे हो गया? तो आपको यह भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये दो पॉइंट्स के अलावा एक और छोटा सा पॉइंट है जो कि हमको अपने पास कैश फ्लो से संबंधित है, वो भी समझ लेंगे। देखो, जब आप अपने पास नेट मेथड लगाते हो, जब आप अपने पास नेट मेथड लगाते हो, या मैं इसको ऐसा करूं, मैं इसको अगले पेज पर ले जाऊं, इसका प्रिंट आउट ले लूं क्योंकि यहां स्पेस का इश्यू आ जाएगा मुझको। तो एक मिनट में इसका प्रिंट आउट ले रहा हूं। प्रिंट आउट भी आपको फिर साथ में मिल जाएंगे। चलिए, मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया है, तो मैं अब इसको थोड़ा सा रब कर सकता हूं। कैश फ्लो में भी कहीं ना कहीं ग्रांट का पॉइंट आया था, हमने तब कहा भी था हम डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी एक्टिविटीज होती हैं? इसमें 3 एक्टिविटीज हो गई। कौन कौन सी 3 एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। मान लीजिए मुझे ग्रांट रिसीव हो रही है, तो हमारा इंस्टीट्यूट जनरली उस ग्रांट को जो है वो क्या मानता है? वो कहता है वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट है।
क्या हमारा इंस्टीट्यूट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट मानता है? द आंसर इज यस। देयरफॉर वो उसे कहां ट्रांसफर करता है? वो उसको एफए में ट्रांसफर करता है। क्या आपको याद है हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कैश फ्लो के, तो उसने लिखा था ग्रांट रिसीव हुई, तो हमने उसे कहां डाला था? एफए में डाला था। हमने कहा साहब वो एफए में है। क्या प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट कैपिटल जैसी होती है? फटाफट से बताओ। क्या प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट कैपिटल जैसी होती है? द आंसर इज यस। तो हम इसका ट्रीटमेंट ये करते हैं, ठीक है, कैश फ्लो के अंदर। यदि मान लीजिए ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट है, यदि मान लीजिए ये फिक्स्ड एसेट्स की ग्रांट हो, तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था, क्या ये अमॉर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट्स, अमॉर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट्स, क्या इसने आपका पीएनएल बढ़ा दिया? फटाफट से बताओ, क्या इसने आपका पीएनएल बढ़ा दिया? द आंसर इज यस। हम इसे क्या माइनस कर देते हैं? हम ऑपरेटिंग में माइनस कर देते हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। एक्चुअल में ये नॉन कैश आइटम है, इसलिए उसको हम हटा देते हैं। क्या इंस्टीट्यूट यही पूछता है? यही पूछता है। क्या सेवा भाव से और भी बातें कर सकते हैं? हां, अगर कभी रिफंड ऑफ ग्रांट हो जाए, एक्सपेंस ग्रांट रिफंड हो गई, फटाफट से बताओ कहां जानी चाहिए? अब आप कॉन्सेप्चुअली बताएंगे। रिफंड हो गई एक्सपेंस की ग्रांट, तो इसका मतलब एक्सपेंस की ग्रांट, तो एक्सपेंस ऑपरेशन है। एक्सपेंस कौन है? ऑपरेशन है। तो ये कहां जाएगा? ओए में। ये माइनस होगा किस नाम से? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के रूप में। बट क्या इंस्टीट्यूट ने यहां तक कभी सवाल पूछा है? नहीं पूछा, पर मैंने आपको बताया अगर कभी रिफंड हो जाए तो ऐसा होगा। यदि मान लीजिए मेरे पास कोई एसेट की ग्रांट रिफंड हो जाए, और एसेट की ग्रांट रिफंड हो गई, और मैंने अपने पास उसके अंदर कहां पर, जब मैंने एसेट की ग्रांट रिफंड कर दी, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग हो गई। कहां जाएगी? जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ही। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या मतलब हो गया कि आपने अपने पास उसे लास्ट आइटम के रूप में शो करना है। यदि कभी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट रिफंड हो जाए, तो यह कहां जाएगी? एफए में। ध्यान देना, यहां पर वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, यहां पर वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। यहां पर हम सिर्फ उसको बोलते हैं कि हमने अपना कैपिटल रिजर्व रिफंड कर दिया, तो यानी दैट्स इट। हम अपने पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड नहीं बोलते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहां होती है? वो पीएनएल के थ्रू आती हैं, ओके, वैसे नहीं होती हैं। तो हम अपने पास इसको भी इस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमें कोई ग्रांट मिलती है फॉर पीपीई, तो ये कहां जाती है? ये इन्वेस्टिंग में प्लस होती है। बट इंस्टीट्यूट ये कभी चीजें आपसे पूछता नहीं है, वो कहता है वो आपके साथ कभी इस बारे में चर्चा नहीं करता है। तो इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ एक इसके बारे में बात करता है, एक इसके बारे में बात करता है, और आमतौर पे इसी के सवाल रिपीट करते रहते हैं। बट स्टिल अगर आपको करना पड़े तो आप अकॉर्डिंगली इसको भी ट्रीट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। एक बच्चे ने कहा अगर एक्सपेंस की ग्रांट मिली है, तो बताओ भाई, अगर एक्सपेंस की ग्रांट मिली है तो ये कहां जानी चाहिए? फटाफट से बताओ। एक्सपेंस की ग्रांट मिली है तो ये ओए में प्लस होनी चाहिए। कहां जाएगी? ओए में प्लस होनी चाहिए, ओके। अगर इन्वेस्टिंग की मिली है तो कहां जाएगी? वो मैंने लिख ही दिया। कैपिटल रिजर्व वाली ग्रांट वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पूछता ही था, हमने वहां ऑलरेडी डाल दी है, ठीक है। तो तीनों ग्रांट मिलने की भी बातें हो गई और रिफंड की भी बातें हो गई। ठीक है। हम एक बच्चे ने कहा अगर हम ₹1 का एसेट दिखाते हैं तो वो वाला कहां जाएगा? क्या वो एंट्री कॉन्ट्रा हो गई एसेट अकाउंट में और कैपिटल रिजर्व में वो कॉन्ट्रा कट गई, उसका कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं होगा। बाकी अगेन मैंने कहा ना, आपके पास ये चीजें इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। पूरी अगर ग्रांट फिक्स्ड एसेट की थी और वो रिफंड हो गई, तो आप अपने पास उस रिफंड को कहां शो करेंगे? आप उसको दिखाएंगे ना कि आपने रिफंड कर दी, तो कहां जाएगी? या तो पीपी में जाएगी, वो मैंने रब कर दिया, ये रहा, वो पीपी में जाएगी। तो जब पीपी में जाएगी तो कहां जाएगी? इन्वेस्टिंग में चली जाएगी, ठीक है। मैंने यहां पर ना ये लेने के कर दिया, ये रिफंड का कर दिया, तो ये दोनों को शो कर दिया मैंने अपने पास, ठीक है। अमॉर्टाइज माइनस क्यों होता है? क्योंकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में वो एडिड है, इसलिए आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। क्या इस साल में पैसा थोड़ा ना मिला, आपने अपने पास डेफर्ड ग्रांट टू पीएनएल डाला है, तो इनकम बढ़ी है बट पैसा नहीं आया आपके पास, ठीक है। उज्जवल कह रहा है बायबैक जैसा हेवी चैप्टर
पहली बात तो बायबैक आप रिकॉर्डिंग में कर रहे हैं और वो हैवी चैप्टर नहीं है, ठीक है, आप उसको गलत समझ रहे हैं कि वो हैवी चैप्टर है। हैवी चैप्टर हमारे पास उसका है, कंसोलिडेशन का है, ब्रांच का है, ये दो हैवी चैप्टर हो गए। कैश फ्लो था वो हमने कर लिया, फाइनल अकाउंट था वो हमने कर लिया। दो हैवी चैप्टर हम कर भी चुके हैं। चलिए, तो मैं आपको यहां पर क्लास को विराम दे रहा हूं और इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम कहां तक पहुंच गए हैं एक बार देखें जरा, हम कहां तक पहुंच गए हैं, दिखाओ जरा। तो आप कैश फ्लो कर चुके हैं, आप एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कर चुके हैं, आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर चुके हैं, गवर्नमेंट ग्रांट कर चुके हैं। अब हम करते हैं 16 नंबर बोरिंग कॉस्ट। इधर से आप 17 नंबर भी कर चुके हैं, 20 नंबर एक भारी स्टैंडर्ड था वो कर चुके हैं, फाइनल अकाउंट एक भारी भरकम टॉपिक था वो कर चुके हैं। तो कई भारी हो गए हैं और कई भारी बचे भी हुए हैं, ठीक है। We have a short break. After the break, we'll see you with the next topic called Accounting Standard 16.